राजापुर नाम के एक गांव में आज बड़ा सुस्ती का दिन होता है। दिन होता है आलसी और लोग आराम से टहल टहल के चल रहे होते हैं। उसी गांव के चौक पर लोग चाय पी रहे होते हैं। रवि थोड़ा सा परेशान होता है। महेश के पास आता है और बात छेड़ना शुरू करता है राम के बारे में, जिसका काम महेश के कहने पर होना था। महेश यार, तूने बोला था कि राम भाई का नाम राशन लिस्ट में डलवा देगा। आज बोर्ड पे नाम नहीं था। तूने तो बोला कि काम हो जाएगा। अरे रवि, मैंने कोशिश की थी, लेकिन जब गांव के लोगों ने तेरा नाम सुना, सब थोड़े सोच में पड़ गए। मैंने तो बस सिर्फ बात छेड़ी, फैसला तो आखिर उन लोगों का था ना। पर तूने तो बोला था यार कि सब हो जाएगा। राम भाई ने उम्मीद तेरी बात पे लगाई थी। उसकी माँ 2 दिन से राशन के लिए लाइन में लगी है। देख भाई, मैं सिर्फ मदद करता हूँ, गारंटी नहीं देता। हर किसी का काम तो हो नहीं सकता है। अब किसी का काम होगा तो किसी और का छूटेगा ना। देख, लोग समझदारी से काम करते हैं, जबरदस्ती से नहीं। पर यार, तूने तो प्रॉमिस किया था कि काम हो जाएगा। लोग तुझ पे भरोसा करते हैं। अगर ऐसे ही पीछे हटना ठीक लगता है क्या तुझे? रवि, दुनिया सिर्फ चालाकी से चलती है। अगर किसी काम में लड़ाई करने लगी तो अपने लिए कुछ बचेगा ही कहाँ। मुझे अपने बारे में भी तो सोचना है ना। तो राम भाई तेरा कौन था? मैं तो सिर्फ तभी याद आता हूँ जब तुझे कुछ चाहिए होता है। ऐसे मत बोल यार, तो भी मेरा भाई ही है। पर प्रैक्टिकल होना पड़ता है। हर जगह दिल से नहीं, दिमाग से भी काम लेना पड़ता है ना आखिरकार। पर दोस्ती क्या सिर्फ अभी तक चलती है जब तक तू फायदा उठा सके? राम भाई जैसे लोग पे तुझको भरोसा होना चाहिए, और पीछे से उनकी पीठ में छुरी मार देता है। अरे भरोसा तो बहुत है मेरे भाई, पर भरोसा तब तक ही जब तक सामने वाला समझदारी दिखाए। अब सामने वाला भी अगर ना समझ निकले तो उसमें मेरी क्या गलती? अगर समझदारी में दोस्ती का भरोसा तोड़ना ही शामिल होता है, तो फिर ऐसी दोस्ती किस काम की? भाई, जहाँ पॉलिटिक्स हो, वहाँ कुछ सफेद या काला नहीं होता। कभी कभी बीच का रास्ता लेना पड़ता है। तेरे भले के लिए ही, तुझे भी तो फायदा ही होगा। मेरे भले के लिए तो ठीक है, पर तूने बेचारे राम भाई की हालत देखी है। सिकुड़ सा गया है और उसके पास 3 दिन से खाना नहीं आया है। बेचारा भूख से मरने वाला है। और वही तो गलती है, लोग सिर्फ भरोसा कर लेते हैं, बदले में कुछ देते नहीं। ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे तो अब मदद के लिए एक सौदा करना पड़ेगा क्या? दोस्ती में भी लेन देन। दोस्ती में हिसाब होता है रवि। सब सब के लिए लड़ने से कुछ फायदा नहीं होता। कभी कभी अपने लिए भी काम करना पड़ता है। ये बात तू मन में डाल ले। तो आज राम भाई को छोड़ दिया और कल कोई और, एक दिन मैं भी। कब तक चलेगा ये तेरा मतलबी भाईचारा? तब तक चलेगा जब तक मुझे काम मिलता रहे। और जैसे ही काम मिलना बंद हुआ दुनिया से, वैसे ही मुझे कोई मतलब नहीं है। तो कुछ हुआ तो मैं वैसे ही निकल लूंगा। मैं तो सोचता था दोस्ती इंसानियत के नाम पे होती है। लगता है तू दोस्ती का गलत फायदा उठाता है। रवि के मन में ये बात काफी ठेस पहुंचाती है कि राम भाई की मदद हुई नहीं होती, और बेचारा महेश वहीं खड़े खड़े मुस्कुरा रहा होता है, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। बेचारा रवि करे भी तो क्या करे। गांव में शाम के वक्त वो चलते हुए जाता है, जहां लोग टहल रहे होते हैं आराम आराम से। तभी उसका दोस्त जावेद आता है। दोनों की दोस्ती में सच्चाई होती है और दोनों दिल की बातें एक दूसरे से बांटते हैं। तभी जावेद बोलता है, रवि भाई तू दिल छोटा मत कर। ये महेश ना ऐसा ही है, हर बार कोई ना कोई दिक्कत कर देता है। मुझे याद है कि उसने मुझे नौकरी के बारे में बताया था, पर आखिरी वक्त में उसने अपने चचेरे भाई को वो नौकरी दे दी। अरे वही तो, सबके लिए कह के काम सिर्फ अपने लोगों को कराता है। सबको लगता है कि वो उनका अपना है, पर असली में वो सिर्फ अपने लिए ही सोचता है। गांव के आधे लोग तो उस पर भरोसा करते हैं, और आधे उसके झूठे वादों पे कट गए होते हैं। लेकिन कोई बोलता नहीं, सब चुप रहते हैं। अरे अगर भरोसा तोड़ने वाले को कोई रोकेगा नहीं, तो वो समझता क्या है खुद को? उसे ये बात समझानी पड़ेगी कि ये मतलब नहीं होता दोस्ती का, कि अगर शक्ति आई तो पूरे बदल ही गए। रवि, तू ये सोच, अगर तेरे जैसे लोग खामोश हो रहे हैं, तो बाकी लोगों के लिए तो कोई मिसाल बची ही नहीं। किसी को तो बोलना ही होगा ना। तू समझ नहीं रहा यार जावेद। राम भाई की माँ ने 3 दिन से रोटी नहीं खाई,
सिर्फ उम्मीद में है कि उसका नाम लिस्ट में होगा। अरे मैं समझता हूँ यार, उसने रोटी नहीं खाई, मैंने चावल नहीं खाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मुझे भी ये पता है कि महेश के जैसे लोग तब तक चलते हैं जब तक कोई इन्हें रोकने वाला ना हो। और मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? महेश के पास ताकत है, लोगों का पैसा है। ताकत सिर्फ आवाज की होती है। एक बार तू खड़ा होके तो देख, दूसरे भी तेरे साथ जुड़ जाएंगे। और जब वो जुड़ेंगे तो पक्का तुझे कुछ ना कुछ भरोसा मिलेगा। लेकिन अगर तू चुप बैठ गया तो सब कुछ उसी के हिसाब से चलेगा। तो तू कहता है कि मैं कुछ बोलूं, वो भी महेश के सामने, तभी वो जवाब देगा? मैं तो कह रहा हूँ कि तू सच बोल। तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं, उन सब लोगों के लिए जो चुप रहे हैं और डर से खामोश रहे हैं। सब छुपने के लिए नहीं, आज बोलने के लिए निकलेंगे। ये बोल के जावेद रवि को हौसला तो दे देता है कि उसकी बात करने से शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन रवि को अभी भी भरोसा नहीं होता। अगले दिन रवि एक राशन के डिपो के सामने खड़ा होता है, जहाँ शांति देवी उससे बात करने के लिए आती है। उनका चेहरा थका हुआ होता है, पर आवाज में एक दर्द सी होती है जो एक सच्चाई छुपा रही होती है। बेटा रवि, तू महेश के करीब था ना, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए मौसी, कैसी बात है? राशन लिस्ट में हमने 3 बार कहा उससे, हर बार बोला कि काम हो जाएगा, पर हमारे डिपो के आगे ना काम हुआ और ना ही कोई मेहनत की बात आगे बढ़ी। तू ही बता बेटे, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे वही तो, सिर्फ अपने और अपनों के लिए काम करता है। राम भाई के साथ भी वही हुआ है। मेरे सामने महेश ने वादा किया था। वो वादा तो हर किसी से करता है, फिर अपने लोगों को आगे कर देता है। हम जैसे लोग बस उम्मीद लेके वापस लौट जाते हैं। महेश हर किसी का भरोसा लेके सिर्फ अपना ही फायदा देखता है, लेकिन सब लोग चुप क्यों रहते हैं? क्या करें बेटा, गांव में किसी के पास ताकत ही नहीं, उसी की बात चलती है। हम तो सिर्फ सुनते रहते हैं, सहते रहते हैं। पर अगर कोई उसके सामने खड़ा हो जाए तो लोग उसका साथ देंगे ना? लोग देना तो चाहते हैं, पर सबको डर लगता है। महेश बदला लेता है सबसे, काम रुकवा देता है, बेइज्जती करा देता है। पर मौसी, ऐसे तो पूरा गांव ही उसके हाथ में और मुट्ठी में, पर ऐसे तो पूरा गांव ही उसकी हाथ और मुट्ठी में बंधक बन जाएगा। ना कोई सवाल करेगा और ना ही कोई सच बोलेगा। इसीलिए तो तुझे बात करनी होगी, तू उसका पुराना दोस्त है, तेरी बात शायद सुन ले। उसने दोस्ती के नाम पे सब कुछ बेच दिया है, सबसे पहले राम भाई और अब आप जैसे लोग। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि कुछ बोला जाए उससे। बेटा अगर तू कुछ नहीं बोल पाएगा तो लोग तेरे पीछे आएंगे। तू बस डर मत, लोग तुझ में ईमानदारी देखेंगे। अब चुप रहना मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ खुद ही करना पड़ेगा। ये बोल के रवि का हौसला उफान पे होता है और उसे पता होता है कि उसे क्या करना होता है। बाकी लोगों से बात करके उसे ये लगता है कि शायद उसका शक एकदम सही है और रवि हर किसी के साथ ही ऐसा करता है। अगले दिन गांव में थोड़ा सन्नाटा होता है, क्योंकि हमारा क्योंकि हमारा रवि जा रहा होता है महेश से मिलने। क्या महेश की बातें क्या रवि की बातें महेश का दिल बदल पाएंगी, या फिर उसकी सारी बातें ही पानी में बह जाएंगी? गांव के चौपाल के सामने रवि महेश के सामने खड़ा होता है। लोग इधर उधर देख रहे होते हैं और महेश अब भी अपने यूजुअल स्टाइल में बातें कर रहा होता है। महेश तो दोस्ती के नाम पे सिर्फ काम निकालता है, हर किसी से वादा करता है फिर पीछे हट जाता है। अरे भाई, तू फिर से शुरू हो गया। हर किसी की मदद करना मेरा काम थोड़ी ना है, दोस्ती में थोड़ी समझदारी भी तो चाहिए होती है। अरे दोस्ती में समझदारी नहीं, ईमानदारी चाहिए होती है। तू समझदारी के नाम पे सिर्फ चालाकी करता है। तू दोस्तों को एक रिश्ते के रूप में नहीं, एक हाथी के दांत की तरह देखता है, दिखाने के अलग और चबाने के अलग। रवि ये सब बोल के तू क्या जीतेगा? गांव के लोग तो मुझे जानते हैं और मैं उनका काम करवाता हूँ, ये भी सब जानते हैं। पूरे गांव का काम या सिर्फ उनका काम जो सिर्फ तुझे जानते हैं? राम भाई का लिस्ट नाम में नहीं था, शांति मौसी 3 बार आई थी, उनको भी राशन नहीं मिला, पर तेरे रिश्तेदार सबके घरों में ढेरों भर अनाज भरा है।
ये सब तो बस सिस्टम का हिस्सा है, हर किसी का काम नहीं हो सकता। मुझ पे डालना आसान है, लेकिन असली बात कोई नहीं देखना चाहता। सब देख रहे हैं महेश, पर बोलता कोई नहीं है। पर मैं बोल रहा हूँ, तू सबका भरोसा तोड़ रहा है, और अब लोग दोस्त के भरोसे नहीं, सिर्फ तेरी वजह से। तू मुझे विलेन बना रहा है। तूने भी तो मुझसे कितना काम निकलवाया है। तब दोस्ती ठीक थी। दोस्ती तब ठीक थी जब तू ईमानदार था, और अब तू बदल गया है महेश। तू हर दोस्ती में बस फायदा ढूंढता है। लोग तेरे पास डरते हैं आने से, लेकिन तब भी तू उनका फायदा उठाता है। तो अब क्या करें? हर किसी का काम छुपा लूं क्या? हर किसी की माँ के आंसू पोंछूं? मैं कौन हूँ रवि? मैं अपना काम निकालूं या हर किसी के आंसू पोंछते घूमूं? तू खुद बता, क्या मेरा यही काम बचा है क्या? अरे नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तू समझे। तेरी एक एक बात कितने लोगों को तोल रही है। दोस्ती का मतलब याद रख। दोस्ती के दम पे पैसा नहीं होता, विश्वास होता है। लगता है तू सही कह रहा है। शायद मैं अपनी ही बातों में बह गया था। मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, और तो और मुझे लोगों का फायदा देखना चाहिए। शायद मुझसे गलती हो गई। क्या तुझे लगता है ये गांव वाले मुझे कभी माफ करेंगे? अरे तू जब तक गांव वालों का काम कराता रहेगा, वो तुझे माफ करते रहेंगे। पर ये याद रख, तुझे पूरी जिंदगी उनका काम कराना पड़ता रहेगा। अरे हाँ हाँ, मैं करा दूंगा। जब तक गांव वाले मुझे चला के राख रहा करते, मैं उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। बस यही तो सुनना था। हम गांव वाले तेरी पक्का मदद करेंगे, और तू डर मत, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। गांव का नंबर 1 सिक्योरिटी गार्ड जो मैं हूँ। ये बोल के रवि और महेश फिर से दोस्त बन जाते हैं। महेश गांव में सबकी मदद करने लगता है, और रवि महेश को सबसे बचा के रखता है। गांव में एक और बार शांति और खुशी फैल जाती है, और सबका काम जैसे होता था होने लगता है। भूखा शंकर और लालची रमेश। एक छोटे से बंद गंदे से कमरे में शंकर अपने घिसे पिटे कपड़ों में बैठा होता है। रमेश उसका मकान मालिक एक मोटी गोल्ड चेन पहन के वहीं खड़ा होता है। शंकर भाई, 1 मिनट है? 1 मिनट का तो मैं 10 रुपए लेता हूँ। बताओ क्या काम है? अरे अरे, ये कैसा मजाक है? मैं तो बस रेंट की याद दिलाने आया था। रेंट तुम्हारा अब से 20,000 रुपए हो गया है। अरे वाह, क्या बात है। रेंट तो आपके क्रिकेट स्कोर की तरह बढ़ता ही जाता है। हर महीने सेंचुरी मार दो। महंगाई बढ़ रही है शंकर, सब कुछ महंगा हो गया है, तो चुपचाप रेंट भर देना। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी चेन का साइज देखा, वो भी महंगी हो गई है। मेरा रेंट नहीं, बस आपके गहने मोटे होते जा रहे हैं। अरे यार, तुम तो बस अपने खर्चे में ध्यान रखते हो। मेरे खर्चे में तो सिर्फ चाय, बिस्किट और किडनी बेचने का ऑप्शन रह गया है। पर किडनी भी सिर्फ 2 ही है ना, तीसरी मिले तो आपको भेज देता जरूर। तुम्हारी बात है बिना, वैसे रेंट तो बढ़ ही गया है, अब तुम्हें 20,000 देना ही पड़ेगा। मान गया रमेश भाई, आप वो आदमी हो जो टाइटैनिक को डूबते वक्त भी बचाने के बजाय पैसे गिनाते कि बचाने के लिए तुम्हारे 10 रुपए लगेंगे। अरे तुम जैसे लोग हो तो। हाँ, हम जैसे लोगों के पैसे पे ही तो आप इतने अमीर बने हो। पैसे बचाना नहीं आता, बस किडनी बेचना आता है हमें तो। एक हफ्ते बाद घर के नीचे शंकर और रमेश फिर से मिलते हैं। शंकर, तुम्हारे घर की दीवार में क्रैक आ गया तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? रमेश भाई, मैं तो अपने पेट में भी क्रैक लेकर घूमता हूँ। मेरा खाना तो कब का क्रैक हो चुका है। दीवार का रिपेयर कराना होगा, और रिपेयर का पैसा भी तुमसे ही निकलवाना पड़ेगा। तो तुम्हारा रेंट 20,000 नहीं 22,000 मानो अब से। अरे वाह, क्या बात है। पहले रेंट बढ़ाया, अब दीवार का खर्चा भी रेंट पे निकाल रहे हो, और वो भी हर महीने के लिए बढ़ा रहे हो। अगले महीने हवा लेने के भी पैसे लोगे क्या? मस्ती बंद करो शंकर, ये घर मेरे बाप का है। बिल्कुल, और उस बाप की प्रॉपर्टी के तो आप राजा हो, पर हम जैसे गरीब लोग तो बस प्रजा हैं, जो हर महीने राजा को टैक्स भरते रहते हैं। राजा? मैं राजा नहीं, मैं शैतान हूँ, शैतान। अरे नहीं नहीं, शैतान तो क्लास ही होता है। आप तो बस एक महंगा कैलकुलेटर हो, जो पापा की पुश्तैनी जमीन पर नंगा नाच दिखा रहे हो। रमेश और शंकर फिर एक हफ्ते बाद फिर से मिलते हैं। रमेश सांस फुलाए हुए गुस्से में फिर से वापस आता है। शंकर, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम लोगों को कह रहे हो कि मैं लुटेरा हूँ? अरे रमेश भाई, आपको लुटेरा कोई कैसे बोल सकता है? मैंने तो बस इतना कहा है कि अगर किसी की जान खतरे में होती और रमेश भाई कहते मैं हूं ना, तो लोग बचाओ की जगह भागो बोल के निकल जाते वहीं से। ये सब बंद करो, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। अरे रमेश भाई, बदनाम तो वो होता है जिसका नाम होता है।
आपको बदनाम करने की जरूरत क्या है? आपका रेंट नोटिस ही काफी है। तुम्हारा यह मजाक मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। महंगा पड़ रहा है? तो आप तो महंगाई के बेताज बादशाह हो। ब्रांड एम्बेसडर कहूंगे आपको। वैसे एक बात है, मैंने भी अपनी नई पॉलिसी निकाली है। कैसी पॉलिसी? अब से जब भी आप मुझसे बात करोगे तो आपको मुझे बात करने के लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे। ये मेरी एडवाइस फीस है। हर हवाबाजी, हर फालतू ज्ञान का मैं 100 रुपए लूंगा। अरे ये फालतू की नई स्कीम कब से लॉन्च हुई? तभी से जब आपने हर रेंट का ईएमआई प्लान लॉन्च किया है। तुम तो एक नंबर के पागल हो यार शंकर। हाँ जरूर पागल हूँ मैं तो सिर्फ बजट मैनेज कर रहा हूँ जैसे आप करते हो, पर मैं एडवाइस की फीस लेता हूँ जैसे आप रेंट से पैसे कमाते हो। जब रमेश घर वापस जा रहा होता है तो वो सोचता है कि उसने बेचारे शंकर पे ज्यादा ही पैसा लगा दिया। अगर वो शंकर से अच्छे से बात करता तो शंकर बुरा ना मानता। ये सोच के वो एक आखिरी बार शंकर के पास जाता है माफी मांगने के लिए। शंकर भाई मान गए, तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। अरे वाह, आपने भी ज्ञान की बातें सीख ली। तुमने एक बात तो सही बोली, महंगाई बढ़ रही है पर इंसानियत भी बढ़नी चाहिए। और इसलिए मैंने सोचा कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो इंसानियत भी तो बढ़नी चाहिए ना। बिल्कुल, ये बात मैंने बोली थी, मेरे को क्या पता कौन सी बात सही निकल जाती है। पर आप भी सही कह रहे हो, महंगाई का सोल्यूशन पैसा नहीं इंसानियत है। तो चलो मान गए तुम्हारी बात, अब से तुम्हारा रेंट नहीं बढ़ाया जाएगा। अरे मुझे लगा था कि मेरी फालतू बातें सुन के आप तो पूरा घर ही बेचने वाले हो, फिर आप तो मेरी बात मान गए। नहीं शंकर भाई, अब मैं समझ गया हूँ, पेट पे लात मारने से पेट नहीं बढ़ता। क्या बात है रमेश भाई, लगता है पहली बार आपने किसी और की बात मानी है। बिल्कुल शंकर, इसलिए मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारा रेंट सिर्फ 10,000 रुपए ही है, 20,000 रुपए नहीं हो रहा है। क्या बात है रमेश भाई, आपका दिल जितना बड़ा काश मेरा वॉलेट भी होता तो आज मैं इतना गरीब नहीं होता। जिंदगी सिर्फ पैसे से नहीं चलती, इंसानियत भी जरूरी होती है। महंगाई तो सबको तंग करती है पर दिल बड़ा रखो, बातें हल्की रखो। कभी कभी एक मुस्कान और समझदारी भी कमाल कर जाती है।